म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्टमेंट की बातें होती हैं तो सबसे पहले हमें सेगमेंट को शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है और मुख्य रूप से म्यूचुअल फंड के तीन ही सेगमेंट हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। और जैसा कि आप जानते हैं, लार्ज कैप में इन तीनों सेगमेंट में से सबसे कम रिस्क तो सबसे कम रिटर्न है। मिड कैप में एज इट साउंड्स बाय नेम, मिड कैप रिस्क जो है लार्ज कैप से अधिक है और रिटर्न भी लार्ज कैप से अधिक है। और स्मॉल कैप इन तीनों में से सबसे अधिक रिस्क है और सबसे अधिक रिटर्न है। आज हम चर्चा करेंगे मिड कैप सेगमेंट के एक ऐसे फंड की जो 27 साल 9 महीने पुराना हो गया है और इसके डिटेल एनालिसिस करेंगे। और इस फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड और इसके डिटेल एनालिसिस के दौरान हम इसके 27 साल 9 महीने का लेखा जोखा लेंगे और देखेंगे कि क्या ये फंड इन्वेस्टमेंट के लायक है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड ये 8 अक्टूबर 1995 को लॉन्च हुआ था। इनका एनएफओ ये आज पूरे 27 साल 10 महीने के आसपास हो गए हैं और इसके रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। और इसका बेंचमार्क इंडेक्स जो है वो निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई 150 टीआरआई मींस टोटल रिटर्न इंडेक्स। और इसका टोटल एक्सपेंसेस रेशियो डायरेक्ट के केस में 1.15% है और रेगुलर के केस में इट इज 1.75%। और एंट्री लोड जो है ये इसका नील है। हालांकि आज के दिन में सारे म्यूचुअल फंड्स में एंट्री लोड नील ही है, इसमें कोई स्पेशल फीचर नहीं है। इसका जो स्पेशल फीचर है वो है एग्जिट लोड, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि यूनिट्स के अलॉटमेंट के 1 महीने के अंदर रिडम्पशन करते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और यदि 1 महीने के बाद करते हैं देयर वुड बी नील एग्जिट लोड, कोई लोड नहीं लगेगा। इसका मतलब जिस दिन आपने परचेज किया, यूनिट्स अलॉट हुए, आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए, उसके 1 महीने के अंदर यदि रिडम्पशन करेंगे तो 1% लगेगा। 1 महीने के बाद करेंगे तो कोई आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और पोर्टफोलियो टर्नओवर इज 43%। इस 43% पोर्टफोलियो टर्नओवर का मतलब टोटल एसेट्स जितने भी हैं इसमें इस फंड्स में, उसके 43% ऑफ एसेट एक साल में चेंज हो जाएंगे, या तो सेल करेंगे या परचेज करेंगे, उतना टर्नओवर होगा 43%। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि डायरेक्ट में इट इज 1.15%, रेगुलर में इट इज 1.75%। सिंपल मतलब में डायरेक्ट का मतलब यदि कोई थर्ड पार्टी एंटिटी का हेल्प आप नहीं लेते, आप खुद से सब कुछ करते हैं, तो आपको एक्सपेंसेस रेशियो कम देने पड़ेंगे। लेकिन ये थर्ड पार्टी एंटिटी लाइक डिस्ट्रीब्यूटर या कोई कमीशन एजेंट या कोई एडवाइजर या कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, इसका हेल्प लेते हैं तो आपको टोटल एक्सपेंसेस रेशियो 1.75% पे करना होता है। इसका मतलब कि यदि आपने थर्ड पार्टी का लिया हेल्प तो जो एएमसीज हैं आपके बिहाफ में उस थर्ड पार्टी को कमीशन देंगी और इस केस में दिस कमीशन इज 0.60%। अब हम बात करते हैं इसके मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 100 रुपए करने पड़ेंगे। उसके आगे यदि करना है तो 1 रुपए के मल्टीपल में आप कर सकते हैं। एडिशनल परचेज भी 100 रुपए होंगे और उससे अधिक करना हो तो 1 रुपए के मल्टीपल में कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल भी 100 रुपए हैं। और यदि आपने एसआईपी किया हुआ है तो कम से कम 60 इंस्टॉलमेंट आपको लेने होंगे। इस केस में ये एक स्पेशल फीचर है इसका। और पोर्टफोलियो की बातें करें, इसमें 97.38% पोर्टफोलियो जो इक्विटी में करेगा और इस 97.38% में से जायंट एंड लार्ज कैप में इट इज 28.96%, मिड कैप में इट इज 67.71% और स्मॉल कैप में 3.34% है। ये परसेंटेज देखते हैं तो ऑलमोस्ट 71% जो है आपका मिड कैप और स्मॉल कैप में। और सबसे सेफ जो है, सेफ सेगमेंट जो माना जाता है जायंट एंड लार्ज कैप, इट इज अराउंड 29%। अब हम बात करते हैं इसके फंड मैनेजर के। इनके कई फंड मैनेजर हैं, एक मेन फंड मैनेजर है, बाकी असिस्टेंट फंड मैनेजर है। मेन मैनेजर जो है फंड मैनेजर ये रुपेश पटेल, जनवरी 2023 को ये इस फंड को ज्वाइन किए हुए हैं और इसका एक्सपीरियंस जो है मोर देन 23 ईयर्स है। दूसरे हैं संजय दोषी, असिस्टेंट फंड मैनेजर, ये भी जनवरी 2023 से ज्वाइन किया है। इनका एक्सपीरियंस जो है इस फील्ड में 18 साल से अधिक है। और धुरमिल शाह ये को फाउंडर मैनेजर हैं, ये फरवरी 2019 से हैं और इनका भी एक्सपीरियंस
मोर देन 17 ईयर्स है, और चौथे हैं को फाउंडर मैनेजर दैट इज तेजस शाह, ये मई 2019 से हैं और इनका भी एक्सपीरियंस मोर देन 18 ईयर्स का है। अब हम बात करते हैं इस फंड के में रिस्क फैक्टर क्या है। सबसे पहले रिस्क की बातें करते हैं, फिर उसके रिटर्न की बातें करेंगे। तो रिस्क फैक्टर में हमने 5 पैरामीटर्स को लिया हुआ है, दैट इज शार्पे रेशियो, शॉर्टिने रेशियो, अल्फा, बीटा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसको कंपैरिजन करेंगे फंड से, मिड कैप कैटेगरी से, इसके बेंचमार्क से, और देखेंगे कि इस कैटेगरी में इसका रैंक रिस्क फैक्टर के हिसाब से किस पोजीशन पे आता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप रिस्क फैक्टर, ये 5 फैक्टर्स जो हैं, यदि इसके बारे में आपको जानकारी है तो अच्छी बात है। यदि इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं, आप ऊपर दिए गए आई बटन में क्लिक करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। वैसे मैं बता दूं आपको नट सेल में कि शार्पे रेशियो, शॉर्टिने रेशियो, अल्फा, ये 3 जो फैक्टर, जो पैरामीटर्स हैं, ये जितना अधिक होगा वो उतना अच्छा होगा, और बीटा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये जितना कम होगा वो फंड उतना अच्छा होगा। अब बात करते हैं शार्पे रेशियो की, फंड का, कैटेगरी का, इसके मिड कैप, इसके बेंचमार्क इंडेक्स का और रैंक का। तो सबसे पहले देखते हैं कि शार्पे रेशियो फंड का 1.77%, कैटेगरी का 1.59 और बेंचमार्क का 1.69। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि शार्पे रेशियो फंड का इन दोनों से अच्छा है, मतलब इन कंपैरिजन टू बेंचमार्क और कैटेगरी इनका रिटर्न बेहतर है। हालांकि इनका रैंक जो है 4/28 है, इसका मतलब टोटल 28 फंड में से ये चौथे रैंक पे हैं। इसका मतलब 3 फंड इस कैटेगरी में और ऐसे हैं जिनका शार्पे रेशियो इससे बेहतर है। हालांकि आउट ऑफ 28 फंड्स 4 फंड्स में है, इसका मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल में, टॉप क्वार्टाइल में आते हैं। इससे इट एपियर्स की रिस्क इसमें इन कंपेरिजन टू अदर फंड्स काफी, अदर फंड्स इन दिस सेगमेंट इज काफी कम है। शॉर्टिनो की यदि बात करें तो शॉर्टिनो देखते हैं कि 3.39 फंड का है, कैटेगरी का 2.95 और बेंचमार्क का 2.90। यहां भी हम देखते हैं कि ये फंड का जो शॉर्टिनो रेशियो है ये कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों से अधिक है, मतलब इट अपीयर्स टू बी ए गुड फंड सो फार एज रिस्क फैक्टर इज कंसर्न। और इसका रैंकिंग जो है ये 5 है। यहां भी हम देखते हैं कि ये टॉप क्वार्टाइल में आते हैं रिस्क फैक्टर के हिसाब से। इसका मतलब इसके ऊपर 4 ही फंड ऐसे हैं जिनका शॉर्टिंग रेशियो 3.39 से अधिक है। अल्फा की यदि बातें करें तो फंड का 2.27 और कैटेगरी का -0.17%। यदि इससे कंपेयर करें तो अल्फा काफी अच्छा है, अल्फा काफी अच्छा है। हालांकि रैंक जो है 7/28 है, मतलब इससे 6 फंड इस कैटेगरी में आउट ऑफ 28 फंड ऐसे हैं जिनका अल्फा 2.27 से भी बेहतर है। बीटा की बात करते हैं, और बीटा स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे मैंने बताया पहले कि इसमें ये जितना अधिक होगा वो फंड उतना खराब माना जाता है। इसका मतलब ये जितना कम वो फंड उतना बेहतर। और हम देखते हैं बीटा 0.95, कैटेगरी का 0.93। हालांकि कैटेगरी से बीटा अधिक है, इसका मतलब कैटेगरी से भी बीटा के लिहाज से इस फैक्टर में खराब इसका परफॉर्मेंस है। और इनका जो रैंकिंग है ये 18/28 है। इसका मतलब ये मिड अपर क्वार्टाइल में है। इसका मतलब ये 51% से लेकर 75% तक के स्लैब में आते हैं, थर्ड क्वार्टाइल में ये आते हैं। ये बहुत बेहतर नहीं दिख रहा है। और यदि स्टैंडर्ड डिवीजन की यदि बातें करें तो 15.59, ये 15.47 जो कैटेगरी का है, और 15.79 इससे 47 से कैटेगरी से बेहतर स्टैंडर्ड डिवीजन है, लेकिन बेंचमार्क से बेहतर नहीं है। और इनका रैंकिंग 15/28 है। तो हम देखते हैं रिस्क फैक्टर में कि आउट ऑफ 3 पैरामीटर्स, 3 पैरामीटर जो है आउट ऑफ 5 पैरामीटर्स, 3 पैरामीटर्स में परफॉर्मेंस ये फर्स्ट क्वार्टाइल में आते हैं, और जो 2 पैरामीटर है ये थर्ड क्वार्टाइल में ये आते हैं। इसका मतलब ये दोनों का जो फिगर्स हैं वो बेहतर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बाकी शार्पे, शॉर्टिनो और अल्फा की फिगर्स काफी बेहतर। अब चर्चा करेंगे हम यदि इस फंड में फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स हमने या तो एसआईपी किया होता या लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आज के दिन में यदि रिडम्पशन करता, आज के दिन मीन्स 30 जुलाई 2023 के एनएबी के बेसिस पे यदि मैं रिडम्पशन करता तो
रिडेम्पशन प्रोसीड्स या मैच्योरिटी प्रोसीड्स क्या होती। सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी के लिए। हमने माना कि 1,000 रुपए का हमने इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट का एसआईपी किया होता, कब? 27 साल पहले या 20 साल पहले या 15 साल पहले या 10 साल पहले। तो हम देखते कि टोटल इन्वेस्टमेंट यदि 1,000 रुपये महीने के हिसाब से 27 साल के लिए किया होता तो टोटल इन्वेस्टमेंट आज के दिन में 3,24,000 हो जाते। 20 साल में ये 2,40,000 होते। 15 साल के लिए किया होता तो टोटल इन्वेस्टमेंट 1,80,000 सॉरी, और 10 साल के लिए किया होता तो टोटल इन्वेस्टमेंट 1,20,000। और ये 30 जुलाई 2023 के डेट में यदि इसको रिडीम करते हम तो मैच्योरिटी प्रोसीड्स जो होती, ये 27 साल पहले किया होता तो 1,41,82,000 होते। 20 साल के लिए किया होता तो ये 18,73,000 होता। 15 साल के लिए किया होता तो ये 7,26,000 होता। और 10 साल के लिए किया होता तो ये 3,16,000 होता। और यदि इसका XIR जो इसका रिटर्न मापने का पैमाना है XIR, यदि इसमें इसको कन्वर्ट करते हैं तो देखते हैं 27 साल में, लगातार 27 साल में इस फंड ने 22.49% का XIRR दिया। लगातार लास्ट 20 ईयर्स में इन्होंने 17.78% का XIRR दिया। 15 ईयर्स में इन्होंने 16.88% का दिया और 10 ईयर्स में 18.42% का दिया। यदि इसको हम एक साथ एक नज़र में देखें तो सबसे कम ये 15 साल में 16.88% का XIRR है। जो सबसे कम है ये भी काफ़ी बेहतर है। यदि पिछले 15 साल में कोई फंड 16.88 का XIRR देता, इट्स ट्रीटेड एज ए वेरी गुड फंड। अब हम बात करते हैं, यदि हम डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए हम यदि लमसम इन्वेस्टमेंट किए होते एंड द टाइम स्लॉट्स वेयर इंसेप्शन से, यदि हम एनओफा में अलॉट हुआ होता या पिछले 27 साल पहले किया होते या 20 साल पहले किया होते, 15 साल या 10 साल पहले किए होते, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमने यदि 10,000 रुपये किए होते फॉर ऑल द टाइम पीरियड्स, तो आज के दिन में मैच्योरिटी प्रोसीड्स जो होती, ये यदि एनओफा में किया होता 10,000 रुपये, तो आज के दिन में 25,59,560 रुपये के आसपास रिडेम्पशन प्रोसीड्स बनता। 27 साल के लिए 25,31,770 रुपये के आसपास। 20 साल के लिए ये 5,85,040 के आसपास। 15 ईयर्स के लिए 80,720 रुपये और 10 साल के लिए ये 62,510 रुपये के आसपास होता। और यदि इसको हम CAGR के टर्म्स पे यदि हम सेलेक्ट करें, टर्न करें कि कितना CAGR बनता है, तो सिंस इंसेप्शन इट इज 22.06%। 27 साल में 22.76, 20 साल में 22.56, 15 साल में 14.94, ऑलमोस्ट 15%, और 10 साल में 20.11। यदि किसी भी टाइम स्लॉट में यदि हम किए होते तो ये 15% से कम CAGR नहीं मिलता मुझे इस फंड से। यदि हम किए होते 15% का CAGR, इट्स ए वेरी गुड रिटर्न। इवन अच्छे जो कॉर्पोरेट के डिवेंचर्स भी होते हैं वो ही 15% CAGR नहीं देते हैं फॉर 15 ईयर्स के लिए या मोर देन 15 ईयर्स के लिए। अब फ्रेंड्स, अब चर्चा करते हैं हम कि लमसम में हमने देखा कि वहां भी जो सबसे कम था इट इज अराउंड 16% 15 साल के लिए XIR था, और यहाँ CAGR देख रहे हैं 14.94% के लिए। और इन दोनों को मद्देनजर देखते हुए हम ये तो कह ही सकते हैं कि यदि ये रिटर्न जो पिछले 27 साल का इस फंड में ये यदि फिर रिपीट करता है तो हमें इस फंड में बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि मार्केट अभी पिक लेवल पे है तो हम अवॉइड करेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हम प्रीफर करेंगे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए या STP के लिए। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं कि हर इन्वेस्टर्स का अपना रिस्क परसेप्शन और टेम्परामेंट के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, फंड को शॉर्टलिस्ट करते हैं। और मैं इसीलिए मैं फिर कहता हूं कि मेरे विचार से ये फंड जो है इन्वेस्ट करने के लायक है। हालांकि अंतिम निर्णय हमेशा आपका।